हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निर्मन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड के बारे में। असल में देखा जाए तो ये हम लोगों के एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था इस कंपनी के वीडियो को एनालाइज करना और ये शेयर क्यों गिर रहा है, यानी कि निर्मन एग्री जेनेटिक्स का शेयर्स क्यों गिर रहा है इसके बारे में बताना। तो हमने सोचा क्यों ना इस कंपनी का गिरने का रीजंस बताए और इस कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ये कंपनी का बिजनेस जर्नी से लेके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल डेटा और मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। ये कंपनी अगस्त 2020 में मिस्टर प्रणव कैलाश बागल जी ने प्राइवेट कंपनी के हिसाब से शुरुआत की थी। उनका इनिशियल यानी पहले फोकस था हाइब्रिड सीड्स को लेके, जैसे कि कॉर्न, सनफ्लावर और पैडी सीड्स। उसके बाद 2021 में कंपनी ने हाइब्रिड सीड्स के साथ साथ पेस्टिसाइड का भी इनपुट किया कंपनी में। अक्टूबर 2022 में कंपनी कन्वर्ट हुआ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और हाइब्रिड सीड जैसे कि कॉर्न, सनफ्लावर, पैडी, सोरगम और बाजरे के साथ बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर भी ऐड किया कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट पे। कंपनी मार्च 2023 में आईपीओ लॉन्च किया और एनएससी एसएमई में लिस्ट हुआ और आईपीओ का पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में और आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और मेनली ये कंपनी आरएनडी कर रहा है पेस्ट रेजिस्टेंस सीड्स के ऊपर। 2024 में कंपनी एक्सपैंड किया है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में और एक्सपैंड कर रहा है कंपनी मेनली वेजिटेबल सीड्स के ऊपर। बेसिकली कंपनी के 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स है। एक हाइब्रिड सीड्स, 2 इंसेक्टिसाइड्स, तीसरा है फंजिसाइड्स और चौथा है हर्बिसाइड्स। अब इस हाइब्रिड सीड्स के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता रहे हैं। नंबर 1 बिटर गोर्ड राधिका, नंबर 2 कैबेज ऑस्कर, नंबर 3 ब्रोकली ज्योति, नंबर 4 कैरेट निर्माण कुड़ोदा, नंबर 5 कैप्सिकम एमरल्ड, नंबर 6 स्वीट कॉर्न शुगर पर्ल, नंबर 7 वाटरमेलन आइस किंग, नंबर 8 पपाया रेड किंग, नंबर 9 ओकरा कावेरी, नंबर 10 फ्रेंच बीन्स ब्रह्मा और भी बहुत है। अब आइए देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। नंबर 1 ईएमए ऑलराउंड, इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% एसजी, नंबर 2 रक्षक इमिडैक्लोप्रिड 17.8% एसएल, नंबर 3 रक्षक प्लस इमिडैक्लोप्रिड 30.5% एससी, नंबर 4 है प्रो प्लस प्रोफेनोफॉस 50% ईसी, नंबर 5 है CY प्रो प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेट्रिन 4% ईसी और फाइनली है नंबर 6 पे साइक्लोमैक्स साइपरमेट्रिन 25% ईसी। कंपनी के ये टोटल 6 तरह के इंसेक्टिसाइड्स मौजूद है। फंजिसाइड्स में जो जो आइटम है वो है नंबर 1 सुपरस्टार सल्फर 40% WDG, उसके बाद 2 नंबर पे आता है सुपर सल्फ सल्फर 80% WP और फाइनली आता है ट्राइएक्शन ट्राइसाइक्लोजोन 75% WP और फाइनली हर्बिसाइड्स पे जो आइटम है वो है नंबर 1 ग्लाइफो 41 ग्लाइफोसेट 41 SL, नंबर 2 है प्रेटिला गोल्ड प्रेटिला कॉर 50% EC, नंबर 3 फेनो सुपर फेनेक्सोप्रोप P इथाइल 10% EC, नंबर 4 पेंडाइप्रो पेंडाइमिथिलिन 30% EC और 5वें नंबर पे जायंट विनर 71 अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% SG। तो ये थे फिलहाल कंपनी के कुछ जाने माने चाहिए प्रोडक्ट्स। अब आइए कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी ये जो है बहुत ही छोटा कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 164 करोड़ और जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम कंपनी का शेयर प्राइस है 205 रुपए और ये कंपनी का शेयर 484 रुपए तक जा चुका है। कंपनी का पीई रेशियो बहुत ही कम है जो कि 6.48 और जिसके अगेंस्ट में इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 21.1। इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी काफी अंडर वैल्यू दिख रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू है 137। बुक वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। अच्छा, इधर मैं बता देता हूँ कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब है टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटी माइनस। मान लीजिए कोई कंपनी का टोटल एसेट है 100 करोड़ और टोटल लाइबिलिटीज है 50 करोड़, तो उस हिसाब से बुक वैल्यू होगा 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.98% का। डिविडेंड यील्ड कम है लेकिन फिर भी दे रहा है जो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। कंपनी का आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल
कैपिटल एम्प्लॉयड है 35.2% का और ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.3% का, जो कि काबिले तारीफ है। कंपनी का फेस वैल्यू है 10, मतलब कंपनी आगे जाके बोनस और स्प्लिट भी हो सकता है। कंपनी का 5 साल का डेटा नहीं है सेल्स और प्रॉफिट में, लेकिन 3 साल का डेटा है जो हम लोग थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। कंपनी का डेप्ट है 0.44 करोड़ का और इसके अगेंस्ट में रिजर्व है 102 करोड़। रिजर्व के हिसाब से हम लोग कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.00। फिलहाल कंपनी का कोई प्लेज नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कंपनी के लिए अच्छा है। और कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रहा है 1761। इंट्रिंसिक प्राइस से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही कम है, जो एक अंडर वैल्यू होने का साइन है। निर्मन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड कंपनी का 3 साल में कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुआ है 160% का और कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 115% का। कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाया है पिछले 3 सालों में। अब थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, आइए। सबसे पहले देखिए सेल्स हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च 2024 से जून 2024 में मैसिव सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी अच्छा खासा बढ़ा है। जून 2023 में कंपनी ने सेल्स किया था 11.4 करोड़ का। उसके बाद सितंबर 2023 में कंपनी ने 12.95 करोड़ का सेल किया और हर साल सेल्स ऐसे ही इंक्रीज होते होते मार्च 2025 में कंपनी ने किया 63 करोड़ का सेल्स। लेकिन सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है। जून 2024 में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस होने के कारण अच्छा सेल्स होने के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे मटेरियल कॉस्ट कम होने लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। मार्च 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3.62 करोड़। उसके बाद जून 2024 में था 5.28 करोड़। सितंबर 2024 में हुआ 6.75 करोड़। दिसंबर 2024 में हुआ 7.22 करोड़ और फाइनली मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया टोटल 7.32 करोड़ का। फिलहाल कंपनी का अदर इनकम्स का टेबल खाली है। इंटरेस्ट भी बहुत ही कम है और डिप्रिसिएशन भी कंट्रोल में है, जो अच्छा है कंपनी के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर पे इंक्रीज हो रहा है। जून 2023 में था 1.81 करोड़ का। सितंबर 2023 था 2.11 करोड़। दिसंबर 2023 में था 3.14 करोड़ और ऐसे ही नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते होते मार्च 2025 में हुआ 6.92 करोड़। मतलब जून 2023 से मार्च 2025 तक कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया 282.3% का, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ये था क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का। आइए अब कंपनी का एनुअल रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2021 में सेल्स किया था 4 करोड़ का। मार्च 2022 में सेल्स किया 13 करोड़। मार्च 2023 में सेल्स किया कंपनी ने 29 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2024 में सेल्स किया 63 करोड़ का और फाइनली मार्च 2025 में सेल्स किया 237 करोड़ का। अब आने वाला साल में कैसा परफॉर्मेंस दिखाएगा वो देखना है। मेरे हिसाब से अच्छा ही आएगा, ऐसा पास्ट परफॉर्मेंस देखकर हमें लग रहा है। अभी देखिए एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है सेल्स के साथ साथ, जिसके लिए मार्च 2021 में ज्यादा एक्सपेंसेस के कारण कंपनी को कोई भी प्रॉफिट या मुनाफा नहीं हुआ था। उसके बाद से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 0। उसके बाद मार्च 2022 में हुआ 3 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2023 में हुआ 4 करोड़ का। मार्च 2024 में 11 करोड़ का और फाइनली मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 27 करोड़ का। अगर मार्च 2022 से मार्च 2025 तक देखा जाए तो कंपनी ने इन 3 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है 800% का, जो बहुत ही अच्छा है। एज यूजुअल जैसे कि मैंने बोला, कंपनी का अदर इनकम का सेक्शन फिलहाल खाली है और वहां से कोई भी इनकम आ नहीं रहा है। इंटरेस्ट भी एकदम 0 है और डिप्रिसिएशन एकदम ना के बराबर है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है हर साल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मार्च 2021 में 0 था। कोई भी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ना होने की वजह से कंपनी का लॉस नहीं हुआ एटलीस्ट। मार्च 2022 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट घर लेके आया 3 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2023 में हुआ 4 करोड़ का। उसके बाद 2024 में 10 करोड़ का। मार्च 2025 तक आते आते नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने 25 करोड़ का, जो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना अच्छा ही
कंपनी का ग्रोथ दिखेगा। चलिए अब थोड़ा कंपनी का बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा कि मार्च 2021 और मार्च 2022 में इक्विटी कैपिटल था 0.01 करोड़ का, मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए का। उसके बाद मार्च 2023 में अचानक 6 करोड़ हो गया। आप लोगों को शायद याद होगा कंपनी का आईपीओ आया था मार्च 2023 को, इसीलिए इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हुआ है। उसके बाद कंपनी का पहले थोड़ा बोरोइंग्स था, लेकिन मार्च 2025 में वो बिल्कुल जीरो हो गया और रिजर्व भी हर साल बढ़ ही रहा है। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि रिजर्व इंक्रीज हो रहा कंपनी के लिए कितना अच्छा है। मार्च 2021 में जहां कुछ भी रिजर्व नहीं था, एकदम जीरो था, उस जगह से कंपनी ने मार्च 2025 में 102 करोड़ का रिजर्व एक्यूमुलेट कर लिया। मतलब कंपनी अपना ग्रोथ के लिए बहुत ही सिंसियर है, जो काफी अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिक्स एसेट्स भी जहां कुछ भी नहीं था, अब कंपनी के पास मार्च 2025 में 2 करोड़ का फिक्स एसेट ऐड किया गया। आइए अब थोड़ा कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कैश फ्लो सेक्शन में कौन सा पार्ट क्या होना चाहिए आप लोगों को शायद पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो चेक जरूर कर सकते हो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नंबर्स पॉजिटिव था, लेकिन मार्च 2025 में नंबर्स माइनस में चला गया, जो अच्छा बात नहीं था। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन में नंबर्स माइनस होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा है। सिर्फ मार्च 2025 में 9 करोड़ पॉजिटिव में दिख रहा है। पॉजिटिव मतलब कंपनी कोई एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया है, जो अच्छा बात नहीं था। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नंबर्स हमेशा माइनस होना चाहिए, लेकिन इधर मार्च 2023 और मार्च 2025 में नंबर्स पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव दिखने का मतलब है कंपनी ने लोन लिया था। लोन लेना बुरा बात नहीं है, लोन लेके कंपनी स्केल करता है, बिजनेस को बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा लोन कंपनी के लिए खतरा बन सकता है बुरे वक्त में, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक आया था उस टाइम पे। वर्किंग कैपिटल डेज हर साल इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2021 में था 32 दिन का, मार्च 2022 में था 81 दिन का, मार्च 2023 में 91 दिन का, मार्च 2024 में 79 दिन का और मार्च 2025 में 111 दिन का। वर्किंग कैपिटल डेज मतलब गुड्स से कैश में कन्वर्ट होने में कितना दिन वक्त लगता है। वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। अब थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न में प्रोमोटर का स्टेक अच्छा है। सितंबर 2024 से मार्च 2025 में प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 57.81% से 57.96% हुआ है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत ही कम। पब्लिक का स्टेक भी अच्छा खासा है, लेकिन सितंबर 2024 से मार्च 2025 में थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छा है। अब थोड़ा कंपनी का मैनेजमेंट विजन और स्ट्रेटजी देखते हैं। 2025-26 में जो यूनियन बजट हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव किया है और देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें ही है, ये बताया है। इस बजट में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर पाए। जो में फोकस किया है गवर्नमेंट ने वो है 1000 करोड़ अलॉट किया गया है पल्सेस मिशन में, 500 करोड़ फंडेड किया गया है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिशन में, 100 करोड़ सपोर्ट किया गया है मखना बोर्ड इनिशिएटिव्स में, 100 करोड़ का फंडिंग हुआ है हाइब्रिड सीड्स मिशन में और 500 करोड़ अलॉट किया गया है कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन में। अब आइए कंपनी के अर्निंग कॉल मतलब कॉन कॉल पे नजर डालते हैं। कंपनी को फिलहाल 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है और खरीफ सीजन में अपने ऑर्डर को इंक्रीज कर रहा है। इस कंपनी ने कावेरी सीड्स जैसे बड़े कंपटीटर्स के अगेंस्ट में खुद को अच्छा साबित किया है, बेसिकली हाइब्रिड और वेजिटेबल सीड्स के ऊपर। कंपनी मैनेजमेंट आने वाले फाइनेंशियल सालों में 150 से 200% का ग्रोथ रेट को पकड़ के रखने का दावा कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू फोकस था 220 करोड़ से 250 करोड़ का, जो ऑलरेडी 90% कंप्लीट कर चुका है। अब कंपनी का टारगेट है पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखना, यही फिलहाल कंपनी का प्लान है। हर घंटे 10 टन का हाई एंड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग फैसिलिटी बना रहा है, जिससे और भी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हो पाए। कंपनी खुद का प्लांट में ध्यान दे रहा है, जिससे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन फैसिलिटी में ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो और जिससे इम्प्रूव कर पाए कंपनी अपना सप्लाई चेन। कंपनी के इतने सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट है खुशी धाम मॉडल, जिससे कंपनी स्टोर स्टैब्लिश कर पाए और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए।
ये खुशीधाम प्रोजेक्ट का असली मकसद है फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट किसानों को दे पाए। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर नया प्रोसेसिंग फैसिलिटी ऑपरेशन चालू हो जाए तो उससे इबिदा मार्जिन पे अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। मैनेजमेंट मार्जिन को 14 से 15% रिड्यूस कर रहा है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो घटा के। अब कंपनी का कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस को हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। मैनेजमेंट ऐसा एक स्टेप लेना चाहता है जिससे कंपनी का बिजनेस मॉडल में कुछ सुधार आए। कंपनी पूरा फोकस है अपने बिजनेस ऑपरेशन को लेके और उन्होंने डिसमिस किया उन सब र्यूमर्स को जो इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी के रेपुटेशन को। आइए अब कंपनी का थोड़ा टेक्निकल चार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का शेयर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस ये सपोर्ट लाइन के पास आके बहुत बार टेस्ट किया है जिससे ये तय है ये सपोर्ट जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से बहुत नीचे आया है, लगभग 55% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन इस जगह पे एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग चार्ट को वीकली से डेली में कन्वर्ट करेंगे तो दिखेगा स्टॉक में लिक्विडेशन बहुत कम है, बीच बीच में सर्किट लग रहा है। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। स्टॉक में लिक्विडेशन बहुत ही जरूरी है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी लिस्ट होते हुए। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक में लिक्विडेशन का इशू खत्म हो जाएगा। अच्छा, फाइनली अब ये बता देते हैं कि कंपनी का शेयर इतना नीचे क्यों गिरा था, क्योंकि ये बात हम लोग के एक व्यूअर ने हमको पूछा था। असल में पहले स्टॉक अच्छा वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, बार बार इन्वेस्टर को वो ओवर वैल्यू लग रहा था, इसलिए शेयर को अच्छे खासे सेल करके नीचे लाया गया ताकि बाद में थोड़ा सस्ता फिर से खरीदा जा सके। और दूसरा है दिसंबर 2024 का क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, इसलिए दिसंबर 2024 से ये शेयर की अच्छे से पिटाई हुई थी। तीसरा रीजन है ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका मतलब है ये कंपनी एक सिक्लिकल कंपनी है। इसका मतलब है जिसका बिजनेस और फाइनेंशियल पूरा ही एक सीजन के ऊपर डिपेंड होता है और यही कुछ रीजन है कंपनी के फॉल होने का। बट कंपनी खराब नहीं है। तो ये रहा निर्मन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कोई शेयर बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी स्टॉक या शेयर को बाय या सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले कोई दूसरे वीडियो में एक दूसरे नए कंपनी को लेके। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।